हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी ने रिपब्लिक डे को एंजॉय किया होगा, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस मनाए होंगे और समझा होगा असली मायनों में रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र, लोकतंत्र हमारा जो है, हमारा संविधान जिसने हमें इतने सारे राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स। जब आप एज एन एस्पिरेंट पढ़ते हैं तब आपको संविधान की अहमियत पता चलती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना स्ट्रांग है और कितने पर्सपेक्टिव्स को समाये हुए है। जो हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो पूरी डाइवर्सिटी को एकाग्र जहाँ पर किया गया है, ऐसा टेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हर डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए, इक्वालिटी का ख्याल रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया, उसकी 77th एनिवर्सरी थी कल। रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया जहाँ पर और इस बार का थीम था वंदे मातरम। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के लीडर्स जो थे वो एज अ चीफ गेस्ट हमारे यहाँ पधारे। और आज ईयू इंडिया समिट भी है जिसके बारे में हम कल भी देखेंगे, जो आज फाइनल टॉक्स कंक्लूड होंगी उसके बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। वेलकम टू द करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ सेंटर फॉर एम्बिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि क्या ओवरव्यू है। पहला, ईयू इंडिया ईयू क्लोज इन एफटीए। ओके, जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील करने जा रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो डील है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये न्यूज़ हम रोज़ देख रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि अब जो आज ईयू इंडिया टॉक होने वाली है उसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, एफटीए के बारे में माइंड द टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल आया है, इसे हम समझेंगे। और इंडियाज़ बिगेस्ट क्लाइमेट गैप, ठीक है, हमारा क्लाइमेट गैप जो है वो क्या है। यूएस का एग्जिट से सोलर अलायंस पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, इसके अलावा जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं, इन गाइडलाइंस को लेकर काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वो देखा जा रहा है समाज में। इसके बाद शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र मिला है और अशोक चक्र के साथ साथ इन्हें यूपी गौरव सम्मान भी दिया गया 24 जनवरी को। ओके, इन्हीं सारी न्यूज़ को हम आज एनालाइज करेंगे इन डीप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, ईयू इंडिया रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। हमने देखा था इंडिया है और दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन, ईयू। ईयू और इंडिया जो है अपना एक ईयू इंडिया समिट करने जा रहे हैं जो कि आज है 27 को। ओके, और इसी के चलते 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे वो एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में ठहरे हुए थे, आए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है अब, ईयू इंडिया की अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन और इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर हमारे जो रिलेशंस थे पहले यूएसए के साथ थे, यहाँ पर भी इनके अलग रिलेशंस थे यूएस के साथ। लेकिन अब यूएस इंपीरियलिज्म को देखते हुए जो जिस तरह से यूएसए का व्यवहार चल रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है, यूएसए ने इंडिया पर भी टैरिफ गेम चलाया और यूएसए ने यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ गेम चलाया। हालांकि यहाँ पर उसे बहुत बैकफायर देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड बजूका, एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट जो था। यहाँ से ईयू ने फायर बैक किया और टैरिफ्स दोबारा लगा दिए, ट्रेड बजूका विच इंक्लूड्स टैरिफ ऑन सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने सोचा लेट्स टॉक आवरसेल्व्स, हम इन बिटवीन एक टॉक करते हैं और ये यूएसए जो बीच में है इसे हटाते हैं और सीधी बात करते हैं। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इंडिया and the European Union, they are now collaborating अपने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। यहां पर बात करी जा रही है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, यहां पर हम जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। यहां पर कुछ दिक्कतें जो हैं इंडिया को फेस करनी, बैरियर की तरह बनी हुई हैं इंडिया के सामने यूरोपियन यूनियन के लिए। वो ये है, सबसे पहला तो क्लाइमेट को लेकर
क्योंकि ईयू का क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर जो भी हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है, उस एक्सपोर्ट पर हमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट का दाम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ये एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज इंडिया को फेस करना पड़ रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेसिस पर, कि यहाँ से इंडिया इज एक्सपेक्टिंग ईयू टू ट्रांसफर द डिफेंस टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पर ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इतना इजी नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं कि आज के आर्टिकल में क्या आया है। लेट्स गो विद द आर्टिकल। इंडिया, ईयू, भारत और यूरोपियन यूनियन क्लोज इन, पास आ गए हैं ऑन एफटीए। व्हाट डज एफटीए मींस? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता। मुफ्त व्यापार समझौता में वो आमने सामने हैं। बोथ साइड्स मीन इंडिया एंड ईयू सेट टू अनाउंस कंक्लूजन ऑफ टॉक्स। अब यहां पर कंक्लूजन होगा टॉक्स का, एस पीएम मोदी एंड ईयू लीडर्स इंक्लूडिंग चीफ वॉन्डरलेयन होल्ड सबमिट टुडे। आज सबमिट होगी और यहां पर जो है हमारा लीगली जो भी इस ट्रेड डील में जो भी साइन होंगे वो हमें कल देखने को मिल जाएंगे कि क्या फाइनली ट्रेड डील साइन होती है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से आप इमेज में भी देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्स ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन न्यू दिल्ली। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट वो लोग रहे हैं। ठीक है, यही पूरी कहानी है। अगर आप यहाँ देखें, सक्सेसफुल इंडिया एज अ वर्ल्ड, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं उन्होंने ये कहा है, सक्सेसफुल इंडिया वर्ल्ड का इंटरेस्ट है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जो इंडिया इस वक्त ग्रोइंग स्टेज में है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ पर इंडिया में हर कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है। जैसा कि हमने देखा, जर्मनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपना दिखाया। ठीक है, जर्मनी ने हैंड आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये पूरा जो है आज जो भी ट्रेड डील है वो साइन हो सकती है और हम इस चीज़ को कल फॉलो अप लेंगे कि क्या अल्टीमेटली उस ट्रेड डील में चीज़ें साइन अप हुई। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट गैप, भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट गैप क्या है? लैंग्वेज। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, क्या है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो इंट्रोडक्शन है उसे पढ़ेंगे। इफ देयर इज वन सीरियस गैप इन साइंस कम्युनिकेशन, यहां पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं, अगर साइंस की फील्ड में, साइंस की कम्युनिकेशन में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो है भाषा। ठीक है, साइंस को मुश्किल क्या चीज बनाती है? भाषा जो है वो साइंस को मुश्किल बना देती है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है, इसकी वजह से और वजह से क्या होता है, साइंस जो होती है या तो वो समझ नहीं पाते या फिर लोग मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। ठीक है, पूरा एडिटोरियल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस एडिटोरियल मीन, कि क्या चीज है। देखो यहां पर बताया गया है, लैंग्वेज होती है, क्या होती है? लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से साइंस जो है, साइंस रिमेन्स आइदर पुअरली अंडरस्टूड और मिस अंडरस्टूड। ठीक है, या तो समझ ही नहीं आती है साइंस या फिर उसका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पर, पहले एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं कि पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, विज्ञान जो है, विज्ञान एक ऐसी विज्ञान जो एज अ सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। टेक्निकल टर्म्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक आम इंसान को साइंस समझने में मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फार्मर की बात करें, ठीक है, वो फार्मर है और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, ग्राफ्स होंगे, और वहीं दूसरी तरफ उसे पढ़ने वाला एक
फार्मर है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट आ रहा है कि भाई डिजास्टर ये साइक्लोन होने वाला है। सपोज एक फार्मर है जो कोस्टल एरिया के साइड पर रहता है और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सर्कुलर जारी करते हैं जिसमें साइंटिफिक टर्म्स लिखे हुए हैं। अब आप ही सोचिए कि एक फार्मर जिसकी लिटरेसी रेट ही बहुत कम है, ठीक है, ही हैज हार्डली सीन एनी स्कूल, ठीक है, वो अपने साइन करना ही बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। अब उस जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में उन्हें कितनी कितनी दिक्कतें महसूस होती हैं। वो जो टेक्सचुअल डेटा आता है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, उन्हें कॉम्प्रिहेंड करना, उस साइंटिफिक लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखेंगे हमारा जो संविधान है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज में एक की बात करी गई है कि क्या करना है लोगों को, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है। बेसिकली लोगों को क्या करना है, अपनी सोच जो है वो थोड़ी सी साइंटिफिक करनी है। लेकिन इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है, सबसे बड़ी जो बाधा है, वो है भाषा की बाधा। ठीक है, अगर मैं कोई साउथ इंडिया का फार्मर हूं, वहां पर मेरे लिए, मुझे सिर्फ अपनी मदर टंग आती है, आई नो ओनली माई मदर टंग। और जो स्टैटिस्टिकल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो या तो आइदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं। अब मुझे उस चीज़ को समझना और कॉम्प्रिहेंड करने में मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी। तो साइंस जो है मेरे लेवल से बहुत ऊंची चीज़ हो जाएगी। तो यहीं पर इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो विज्ञान है, विज्ञान अपने आप में मुश्किल नहीं है, विज्ञान को मुश्किल बनाती है भाषा। जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो यहां पर क्या करते हैं, मुश्किल बना रहे हैं भाषा को। ठीक है, ये पूरी बात यहां पर करी गई है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, ठीक है, जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक डीएम साहब हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं टू बिकम अ डीसी और डीएम। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इनके पास एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट आती है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट आती है इनके पास, ठीक है। अब इस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या आता है, दिस इज फुल ऑफ इंडेक्सेस, इसमें बहुत सारे इंडेक्स होंगे जो आप सभी जानते हैं, और स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज होगी। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज होगी, ध्यान से समझिए, ठीक है, धीरे से समझते हैं। डीएम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किसी भी एरिया के, ठीक है, एक जिले के डीएम साहब हैं। वहां पर क्या होता है, उनके पास एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट आती है कि उनके क्षेत्र में ये आपदा होने वाली है, इससे रिलेटेड कोई भी एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट उनके पास आता है आपदा से रिलेटेड। लेट्स सपोज फ्लड आने वाली है या साइक्लोन आने वाला है, उससे रिलेटेड उनके पास क्या आता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की रिपोर्ट आती है। अब वो रिपोर्ट किसने बनाई होगी, वो रिपोर्ट बनाने वाले टेक्निकल टीम होगी, ठीक है, साइंटिस्ट होंगे, रिसर्चर होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उन लोगों ने ये रिपोर्ट को बना के तैयार किया होगा। अब उन लोगों ने लेमैन लैंग्वेज में तो ये रिपोर्ट नहीं बनाई होगी, ऐसे भाषा में नहीं बनाई होगी जिसे एक कॉमन मैन, एक आम आदमी या एक फार्मर समझ सके। यहां पर ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है, इसमें बहुत सारे इंडेक्स होंगे, नंबर्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज होगी, काफी ज्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स यहां पर मेंशन होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अब डीएम जी साहब के पास एक डिलेमा है, एक विडंबना है। अब उनके पास ये चैलेंज है कि ये जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है, जो कि स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज से भरपूर है, इसे किस तरह से वो कन्वर्ट करें ताकि लोगों तक एग्जैक्ट जो डेटा है वो पहुंच सके, लोग उस चीज को समझ सके। ठीक है, ये अब डीएम साहब के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब डीएम साहब क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे इस चीज में। द डीएम विल स्ट्रगल इन ट्रांसलेटिंग एंड कन्वर्टिंग दिस एंटायर डॉक्यूमेंट टू अप इनटू अ पीपल्स फ्रेंडली डॉक्यूमेंट,
ताकि लोगों को ये डॉक्यूमेंट समझ में आए। ऐसे डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन किस तरह से किया जाए, ये डीएम जो है वहां पर उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, टू ट्रांसलेट इट टू सिटीजन्स। ठीक है, स्ट्रगल्स टू ट्रांसलेट टू सिटीजन्स, लोगों तक किस तरह से सरल भाषा में ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को किस तरह से सरल भाषा में यहां पर समझाया जाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रेगमेंटेड एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। अब डीएम साहब ने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें या उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, एक ब्रीफिंग जो है जो भी लोकल मीडिया हाउसेस हैं उस शहर के, वहां पर एक एक जो कॉपी है उसको मेल कर दिया या हार्ड कॉपी में पहुंचा दिया। अब वहां पर क्या होगा, लोग जो हैं, हर मीडिया हाउस उसे अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फ्रेगमेंटेड क्लाइमेट मैसेजिंग हो जाएगी। मैसेज जो है अलग अलग टुकड़ों में बटेगा, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, 4 लोग अगर बैठे होंगे और एक न्यूज होगी, उसे 4 अलग अलग एंगलों से देखा जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेड क्लाइमेट का मैसेज जाएगा। इसके बाद डिफरेंट चैनल जनरेट हो जाएंगे, डिफरेंट चैनल जनरेट हो जाएंगे। किस तरह से डीएम साहब, हो सकता है पैम्फलेट छपवा कर बंटवाए जाएं, या न्यूज़ चैनल में चलाया जाए, या फिर किसी भी तरह से, डिपेंड्स ऑन द सिटी, किस तरह से वहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसे डिसमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट वोकेबलरी यूज करी जाएगी लोगों के द्वारा। जो भी सपोज एक कोई मीडिया हाउस है, वो डिफरेंट वोकेबलरी यूज करेगा, और उनके लिए अर्जेंसी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि एक रिपोर्ट है जो कि डीएम साहब के पास आई है, उस रिपोर्ट में काफी सारा स्टैटिस्टिकल डेटा है। अब डीएम साहब ये स्ट्रगल कर रहे हैं किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट को ट्रांसलेट किया जाए ताकि लोग उसे समझ पाएं। अब उस चीज को स्ट्रगल करते करते उन्होंने कोशिश करी कि ये जो रिपोर्ट है वो पहुंच जाए लोगों तक। टाइम भी कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। हुआ क्या, लोगों ने, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने, किसी जर्नलिस्ट ने या किसी भी व्यक्ति ने अलग डिफरेंट वोकेबलरी यूज करी उसे समझाने के लिए। डिफरेंट अर्जेंसी है, सबके लिए अलग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट चैनल्स है। तो अल्टीमेटली जो सिटीजन के पास न्यूज पहुंच रही है, हो सकता है वो न्यूज ना हो, वो स्टैटिस्टिक, वो डेटा ना हो जो अल्टीमेटली उस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। ठीक है, आपने एक गेम खेला होगा बचपन में, चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर गेम होता है ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में कुछ बोलता है, फिर वो चेन के थ्रू चलते जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मैसेज होता है और जो लास्ट बच्चे तक जो मैसेज पहुंचता है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो वही चाइनीज विस्पर जैसा यहाँ पर क्या हो जाता है, सिनेरियो हो जाता है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन डज नॉट फील्स रेलिवेंट। अब इससे होता क्या है, जो इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन सपोज फार्मर के लिए थी इंफॉर्मेशन, फार्मर को इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं लगती है, रेलिवेंट नहीं लगती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट ही इस तरह से किया हो, उसमें टर्म्स ऐसे यूज करे हो जो कि फार्मर को समझ में ही ना आए, तो उसे तो इररेलेवेंट लगेगी चीजें। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो इररेलेवेंट लग रही है, डूएबल नहीं लग रही है, कि भाई ये चीज तो हो ही नहीं सकती है इस तरह से, जिस तरह से उस डॉक्यूमेंट में बात कही गई है, नॉन डूएबल लग सकती है। और जो रियलिटी है, लिव्ड रियलिटी के पर्सपेक्टिव से वो नहीं है। लिव्ड रियलिटी जो है उस पर्सपेक्टिव से जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पर नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो फार्मर है या जो लेमैन है, लेमैन, कॉमन मैन, फार्मर डिस्कनेक्ट फील कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्कनेक्ट फील कर रहा है। उसे समझ में ही नहीं आ रही है वो जो डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जा रही है, उस डॉक्यूमेंट, उस इंफॉर्मेशन का उसे करना क्या है। डिस्कनेक्ट यहाँ पे वो जो फार्मर है, लेमैन है या जो भी है, वो फील कर रहा है डिस्कनेक्टेड उस इंफॉर्मेशन से। उस इंफॉर्मेशन को वो एज अ प्रैक्टिकल टूल अपना नहीं पा रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इस चीज का क्या हो जाएगा,
फ्लड वार्निंग है, ठीक है, क्या है, कहीं पर भाई फ्लड आने वाली है, उसकी वार्निंग निकाली गई है। फ्लड वार्निंग, किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में, किसी शहर में बाढ़ आने वाली है, फ्लड वार्निंग होती है। उसके लिए क्या किया यहां पर सरकार ने सोचा, एडमिनिस्ट्रेशन ने एसएमएस भेजते हैं, ठीक है, लोगों ने सोचा एसएमएस कर देते हैं। सपोज रात के 9 बज रहे हैं, इस वक्त हमारे पास अर्जेंटली एक इंफॉर्मेशन आती है, फोरकास्ट आता है कि भाई कल सुबह तक फ्लड आ जाएगी इस रिवर में, और हो सकता है हमारा जो बहुत सारा शहर का इलाका है वो डूब जाए। तो यहां पर क्या होगा, एसएमएस आएगा। एसएमएस, एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा लेट्स डू एसएमएस, ठीक है, एसएमएस के जरिए इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सब तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, अब इस एसएमएस में क्या होगा, दो चीजें दिक्कत होंगी, इलिटरेसी और दूसरा स्मार्टफोन एक्सेस। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के पास, हर फार्मर के पास स्मार्टफोन एक्सेस हो, जरूरी नहीं हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, पिछले सेंसस के हिसाब से इलिटरेसी यहां पर होगी, ठीक है। इसके अलावा इलिटरेसी, स्मार्टफोन एक्सेस एक बीच में बाधा बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शेयर वन वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप लोगों के साथ एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग, ठीक है, रिसेंटली हुआ था। मेरा एग्जाम था उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है। सो आई डू नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड, लेकिन अब मैं उत्तराखंड गया था, ठीक है, मौसम बिल्कुल ठीक था, धूप निकल रही थी, लेकिन मैंने तो इसलिए मुझे जहां पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे जहां पर लॉज या होटल लेना था वो मैंने लिया। अब शाम को होता है, देर रात को मेरे पास एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में ये लिखा गया था कि हाई अलर्ट है पूरे क्षेत्र में, ठीक है, आयोग की तरफ से ये मैसेज आया था, हाई अलर्ट है, और छात्रों को, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो लोग क्या करें, जो रूम है वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर के पास लें, ठीक है, ताकि उन्हें एग्जामिनेशन में पहुंचने में दिक्कत फेस ना करनी पड़े। अब जहां मैंने रूम लिया था और वहां से मेरा सेंटर काफी दूर था। अब मुझे रात के 9 बजे, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है, आई वॉज न्यू टू द सिटी, तो मुझे नहीं पता था कितना दूर सेंटर पड़ेगा, या बहुत सारी चीजें थी ये, ठीक है, थोड़ी पुरानी बात है। अब वहां पर क्या हुआ, मेरा जो रूम था वो बहुत दूर था सेंटर से। अब सेंटर से रूम दूर होने के वजह से मुझे क्या लगा, अब मुझे रात में ये टेंशन होने लगी, अगर बारिश हो जाती है, हाउ कुड आई ट्रेवल इन अ स्ट्रेंज सिटी, एक बिल्कुल ही अनजान शहर में मैं कैसे पहुंचूंगा अपने रूम से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक। और वो चीज हुई भी, ठीक है। नेक्स्ट डे बहुत तेज बारिश थी सुबह, आई वॉज अनेबल टू बुक द कैब, रोड पे गाड़ियां नहीं चल रही थी, नो रिक्शा अवेलेबिलिटी, नथिंग वॉज देयर, एंड टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी बीत रहा था, और मुझे काफ़ी सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ा अपने एंड मोमेंट तक, जहां एग्जामिनेशन सेंटर था वहां पर पहुंचने के लिए। अब ये जो चीज़ है, इससे मैं ये कनेक्ट कर पाया कि जो वार्निंग थी, हाई अलर्ट की वार्निंग आई थी रेन को लेकर कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, वो एसएमएस के थ्रू आई, ठीक है। यहां पर आई वॉज लिटरेट, मैं पढ़ा लिखा था, ठीक है, मेरे पास स्मार्टफोन एक्सेस था, तो मैं कुछ अरेंजमेंट कर सकता था, ठीक है, जिस वजह से मैंने कैब भी बुक कर सकता था। मैंने कैब बुक करी और मैं गया भी, ठीक है, अल्टीमेटली आई रीच्ड ऑन टाइम। बट यहां पर एक चीज देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस में अगर स्मार्टफोन नहीं है उस व्यक्ति के पास, वहां पर स्मार्टफोन एक्सेस ना होने की वजह से उस व्यक्ति तक वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, और वो सुबह अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे हो सकता है पहुंच ही ना पाए बारिश की वजह से, ठीक है। अगर ये चीज हम फार्मर के टर्म्स में अगर इस चीज को बात करें, फ्लड वार्निंग निकालनी है, और यहां पर फार्मर्स को या किसी भी व्यक्ति को, लेट्स नॉट टेक फार्मर्स ओनली, फ्लड कॉमन प्रॉब्लम है, यहां पर हमने निकाली किसी कोस्टल, एक विलेज है जो समुद्र के किनारे एक विलेज है, ठीक है, गांव है, उस गांव के लोगों में हो सकता है ना हो स्मार्टफोन एक्सेस, हो सकता है लिटरेसी ना हो, वहां पर लोग कैसे एसएमएस पढ़ेंगे रात में 9 बजे, उनके पास कोई मैसेज आएगा, सबसे पहली बात तो मैसेज ही नहीं आएगा क्योंकि स्मार्टफोन ही नहीं है। दूसरी बात, किसी के पास स्मार्टफोन हो भी तो मैसेज किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा भाई मैसेज, ठीक है।
ऐसी लैंग्वेज में आएगा जो लैंग्वेज मुझे समझ ही नहीं आती है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज में आएगा, मेरी मातृभाषा कुछ और है, ठीक है, और वो उस स्टेट में नहीं बोली जा रही है। नाउ लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर, यहां पर जो भाषा है वो सबसे बड़ा बैरियर बन रही है साइंस को इजीली लोगों तक पहुंचने में। विज्ञान जो है लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि भाषा जो है, लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर, बिगेस्ट हर्डल इन अंडरस्टैंडिंग साइंस। विज्ञान को समझने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भाषा सबसे बड़ी बाधा है। ये पूरे इस आर्टिकल में यही चीज यहां पर समझाई गई है, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लिया गया है लॉस एंड डैमेज का। लॉस एंड डैमेज, आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी ने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे लॉस एंड डैमेज का, ठीक है। ये लॉस एंड डैमेज फंड काफी सारे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉप मीटिंग्स होती हैं, सिनेरियोज होते हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एक्सटेंसिवली यूज्ड। एक्सटेंसिवली इसका यूज जो है यहां पर किया जाता है नेगोशिएशंस में, ठीक है। और इसका यूज ऐसे किया जाता है कि ये जो टर्म है यूनिवर्सली अंडरस्टूड है। लॉस एंड डैमेज को यूज हम इस तरह से करते हैं कि ये ऐसा माना जाता है सार्वभौमिक रूप से सबको ये चीज समझ में आ रही है। इट इज यूनिवर्सली अंडरस्टूड। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वेरी कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड की बात करी यहां पर, कुछ एक्सपर्ट लोग थे, ठीक है। एक कॉप मीटिंग होती है, उस कॉप मीटिंग में बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो एक टर्म कॉइन कर देते हैं, एक टर्म को कॉइन कर देते हैं लॉस एंड डैमेज फंड बना देते हैं। अब आप सोचिए ये जो लॉस एंड डैमेज की चीज है, एक आम व्यक्ति को, सपोज कोई अफ्रीका के किसी भी एरिया से, केन्या का एक ट्राइबल व्यक्ति है, उस चीज को वो क्या मतलब निकाल रहा है इस लॉस एंड डैमेज फंड का? कोई लैटिन अमेरिका के एक कंट्री में, एक विलेज में, किसी को क्या समझ में आएगा इस लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में? इवन इफ यू लुक अराउंड, आप अपने आसपास देखिए, क्या किसी को लॉस एंड डैमेज फंड से रिलेटेड कोई मतलब समझ में आएगा? यहां पर जो इस एग्जाम्पल इस आर्टिकल में दिया गया है, यहां पर आप इसे बहुत ब्यूटीफुली ये आर्टिकल जो है लिखा गया है, यहां देखेंगे इंडिया में क्या किया गया, लॉस को समझा गया नुकसान आकलन, ठीक है, और डैमेज को समझा गया हानि पूर्ति। तो यहां पर अल्टीमेटली लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या निकाला गया? आपदा राहत और आपदा प्रबंधन, कि आपदा हो जाएगी, उसके बाद हम आपदा की राहत प्रदान करेंगे और आपदा प्रबंधन करेंगे। वी विल गिव यू कंपेंसेशन ऑफ व्हाट हैज डैमेज्ड। डैमेज का कंपेंसेशन यहां पर देने की बात जो है वो समझी जा रही है। बट डू you can understand because you know what loss and damage fund is. लॉस एंड डैमेज फंड की डेफिनेशन कुछ और है। अब नाउ इसे ऐसा पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है कि ये सबको समझ में आएगा, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज द बैरियर, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर रिलीफ, अब इससे होता क्या है? इससे होता है गवर्नेंस गैप जनरेट। गवर्नेंस गैप यहां पे जनरेट हो जाता है। इट इज द हार्श रियलिटी बट इट इज ट्रू कि यहां पर हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स भी हैं, उन्हें भी यहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती ताकि वो भी इस चीज को समझ सके। जो टेक्निकल टर्म्स है, उनकी जो भाषा है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो यहां पर गवर्नेंस गैप जो है अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगा, जो अल्टीमेटली सर्विस जो डिलीवर होनी है लोगों तक, वो सर्विस नहीं पहुंच पाएगी। दिस इज गोइंग टू डेवलप गवर्नेंस गैप, ठीक है। यहां पर क्या होगा? गवर्नेंस गैप डेवलप हो जाएगा। इसके बाद यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वी हैव, ये इसी आर्टिकल की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी हैव मोर डेटा देन एवर। वी हैव मोर डेटा देन एवर। आज की डेट में हमारे पास इतना डेटा है जितना डेटा आज तक हमारे पास नहीं था, ठीक है। दुनिया भर का डेटा है हमारे पास, लेकिन क्या वो डेटा हमारे यूज का है? क्या वो लोगों तक समझ में आ रहा है? बट लेस क्लैरिटी, ठीक है।
क्लैरिटी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं लोग उस डेटा को, ठीक है। लेस क्लैरिटी ऑन वेयर इट मैटर्स मोस्ट। डेटा बहुत सारा है, लेकिन उसका जो यूज है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या देखा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। हम हीट प्रोजेक्शन के जो हमारे मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अब हम पता लगा लेते हैं कब हीट वेव आने वाली है, कब लू चलेगी, ठीक है। हीट प्रोजेक्शन हो गए हैं। अर्बन फ्लडिंग मॉडल्स जो हैं हमारे वो इम्प्रूव हो गए हैं। अर्बन फ्लडिंग मॉडल्स जो हैं इम्प्रूव हो गए हैं। क्रॉप यील्ड सिमुलेशंस हमने यहां पर डिजाइन कर ली हैं। क्रॉप यील्ड सिमुलेशंस यहां पर हमने डिजाइन कर ली हैं। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब नाउ थिंक, इतना ही सोचिए, ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं, ये तीन शब्द किस चीज से रिलेटेड हैं? अर्बन फ्लड मॉडल, क्रॉप, लेट्स नॉट टेक ऑल थ्री दीज, लास्ट वाला टर्म देखते हैं, क्रॉप यील्ड सिमुलेशन। आप ये शब्द लेकर जाइए और एक फार्मर को जाकर समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ट्राई इट एट योर ओन लेवल, यू विल फेल एट दिस थिंग। आप समझा ही नहीं पाएंगे एक कॉमन पर्सन को, एक फार्मर को, क्रॉप यील्ड सिमुलेशन क्या है। हम ये क्यों लिख रहे हैं इतने डिफिकल्ट टर्म्स? क्रॉप यील्ड सिमुलेशन क्यों लिखे जा रहे हैं इतने डिफिकल्ट टर्म्स? ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है कि हम अल्टीमेटली ये कर किसके लिए रहे हैं? क्रॉप यील्ड सिमुलेशन जो मॉडल्स हम चला रहे हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स में हम देख रहे हैं क्रॉप पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी का क्या फर्क पड़ेगा, मॉइस्चर का क्या फर्क पड़ेगा, कैसे हम रेजिलियंट बनाएंगे। नाउ थिंक, फॉर whom we are doing this? We are doing it for the farmer ultimately. एंड यहां से ये चीज सोचिए, जब फार्मर को ये चीज समझ में ही नहीं आएगी तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या हम मीट कर पाएंगे? इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मिसमैच है। देयर इज अ मिसमैच गोइंग ऑन, बहुत बड़ा मिसमैच है, ठीक है। यहां पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी ये टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। कम्युनिटीज, लोकल लोग, उनको भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो मीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जरूरत क्या है? आर्टिकल में आगे लिखा है जो क्लाइमेट इंफॉर्मेशन है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, साइंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले उसे क्या होना है? नीड्स टू बी, जरूरी है उसको सबसे पहले वो क्लियर हो, आसान भाषा में हो, ठीक है। ट्रस्टेड हो, जो उसका सोर्स हो वो ट्रस्टेड सोर्स हो, लोग उस पर विश्वास कर सकें, इजीली लोगों का उस पर एक भरोसा बन सके, ठीक है। क्लियर, ट्रस्टेड हो और ग्राउंडेड इन एवरीडे रियलिटी, वो ऐसी भाषा में हो ताकि लोग उसे अपने प्रैक्टिकल रोजमर्रा के जीवन से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। ग्राउंडेड इन प्रैक्टिकल रियलिटी, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसमें ग्राउंडेड हो, रोजमर्रा के जीवन से जो फार्मर है, जो कॉमन मैन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कनेक्ट कर पाए इस चीज को, ठीक है। यहां पर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए, तभी हम सही मायनों में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसे निभा पाएंगे। यहां पर अथॉरिटीज को बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा, ठीक है। अब यहां से क्या जरूरत है? तो जो हमारा क्लाइमेट इकोसिस्टम है उसमें शिफ्ट लाने की जरूरत है। क्लाइमेट इकोसिस्टम नीड्स शिफ्ट, कुछ चेंज करने की जरूरत है। क्या चेंज करना है? शार्पर पॉलिसीज, पॉलिसी सिर्फ ऐसी ना हो कि हमें बस पॉलिसी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी ये चीज की होगी,
असाइनमेंट सबमिट करना है कॉलेज में, आपने असाइनमेंट ऐसा बनाया ना आपको समझ में आ रहा है ना टीचर को समझ में आ रहा है, ठीक है। शार्पर पॉलिसीज होनी चाहिए, क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिटीज रिस्पॉन्ड करनी चाहिए यहां पर। ऐसा इकोसिस्टम हो जिसमें लोग इन्वॉल्व हों, कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें क्या करें, रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो जहां पर, इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस, ऐसी पूरा इकोसिस्टम जो है हमें इस तरह से बनाना है। और ऐसा हुआ भी है, कहां हुआ है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यहां पर दिया है ओडिशा का। ओडिशा का साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस मॉडल, ओडिशाज साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस मॉडल जो है यहां पर ओडिशा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजों पर मिलकर बनाया गया है। ओडिशा का साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस मॉडल, इसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को यूज किया गया है, प्लस यहां पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस पीपल फ्रेंडली मैनर में इस साइक्लोन मॉडल को बनाया गया है ओडिशा में। ये बहुत बड़ा सक्सेस यहां पर हमने देखने को मिला है, ठीक है। अब हम इसी में वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। वे फॉरवर्ड में यहां पर आता है सबसे पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो हो इफेक्टिव हो। गांधी जी बात करते थे वर्नैकुलर लैंग्वेज में, एजुकेशन हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, वही कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि लोगों को जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, वो समझ में आए, ठीक है। और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पेशली फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ताकि वो समझ पाए और वो लोगों तक समझा पाए, ठीक है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, पंचायत लीडर्स, पंचायत लीडर्स जो हैं हमारे, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स, फिशर फोक, इन सब के लिए इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए। फार्मर्स, फिशर फोक, मछुआरे जो हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो यहां पर इजीली अंडरस्टूड होनी चाहिए। टीचर्स एंड लोकल जर्नलिस्ट, टीचर्स एंड लोकल जर्नलिस्ट, जब तक इन लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आम जनता तक कैसे चीजें इफेक्टिवली पहुंचेंगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे फॉरवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस एक और वे फॉरवर्ड है यहां पर, ह्यूमनाइजिंग साइंस। साइंस को जो है ह्यूमनाइज करने की जरूरत है, इंसानियत प्रदान करने की जरूरत है। साइंस को ऐसा सब्जेक्ट ना बनाया जाए कि बच्चे डरें, लोग डरें, साइंस विज्ञान बहुत बड़ी बात है, नहीं। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए। ह्यूमनाइजिंग साइंस थ्रू लिव्ड रियलिटीज, थ्रू लिव्ड रियलिटीज। आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपीरियंस की होगी अपने स्कूल टाइम में, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे, फ्रिक्शन पढ़ते थे, या ठीक है, बहुत सारी जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें, वर्क, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते थे तो हम बुक की टर्मिनोलॉजीज को ही नहीं समझ पाते थे, ठीक है। और उसे जो ज़रूरत है वो है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में उस चीज़ को समझाना। ह्यूमनाइजिंग साइंस, साइंस को ह्यूमनाइज करना। तो ये था पूरा आर्टिकल, जस्ट, ठीक है, एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज इट क्विकली। यस, बिगेस्ट क्लाइमेट गैप जो है इंडिया में, भारत में, क्लाइमेट जो है लोगों तक, क्लाइमेट की जो पॉलिसीज हैं वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, भाषा जो है वो कहीं ना कहीं बैरियर बनी हुई है, ठीक है। साइंस जो है पुअरली अंडरस्टूड रहती है, लोगों को समझ में नहीं आती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। फंडामेंटल ड्यूटी जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करती है, ठीक है। यहां पर हमने एग्जाम्पल से समझा किस तरह से डीएम साहब के पास एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आया जिसमें बहुत सारा
ऐसा टर्म था जो कि स्टैटिस्टिकल था, उसे ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई। ठीक है, इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट लिव्ड रियलिटी के अनुसार नहीं होती, लोग डिस्कनेक्टेड यहां पर फील करते हैं। ठीक है, फ्लड वार्निंग एसएमएस वाला एग्जांपल फिर हमने देखा। इसके बाद लॉस एंड डैमेज से हमने समझा किस तरह से यूनिवर्सली अंडरस्टूड से बना दिया गया है। यहां से क्या हो रहा है, गवर्नेंस गैप जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी जमा कर ली है, लेकिन यहां पर मिसमैच है पॉलिसी मेकर्स और कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्लियर, ट्रस्टेड, ग्राउंडेड इन रियलिटीज। इस तरह से हमारा इकोसिस्टम होना चाहिए। वे फॉर ओडिशा का एग्जांपल एंड देन वे फॉरवर्ड, वी अंडरस्टूड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ह्यूमनाइजिंग साइंस। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, माइंड द टाइम। माइंड द टाइम, समय को माइंड करो, समझे, समय को समझो। ठीक है, क्या है, इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है पब्लिक फंडेड जेरियाट्रिक केयर। जेरियाट्रिक केयर क्या होती है, जब लोग बुजुर्ग होना शुरू हो जाते हैं, वृद्ध होना शुरू हो जाते हैं, तब बुजुर्ग लोगों के जो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसे बोला जाता है जेरियाट्रिक केयर। ठीक है, इंडिया को जरूरत है पब्लिक फंडेड जेरियाट्रिक केयर बनाने की अपने एल्डरली लोगों के लिए। क्या है यहां पर, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, पूरा आर्टिकल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुली रिटन आर्टिकल टुडे। इंडिया है, भारत, ओके, इंडिया इज देयर। एक तरफ हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, हम बात कर रहे हैं इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होने का मतलब क्या है, बेसिकली हम इंडिया में बात करें, इंडिया एक यंग नेशन है जहां पर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब वो होता है जिसमें कमाने वाला जो एज ग्रुप है, दैट एज ग्रुप विच कैन अर्न, जिसकी इनकम होती है और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो यहां पर बहुत ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा ज्यादा है। ठीक है, बट दिक्कत क्या हो रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली कंट्री तो है, यंग कंट्री है, हमारे पास बहुत सारी यूथ है, लेकिन दिक्कत यह है स्टेट्स जो हैं, अलग अलग जो प्रांत हैं हमारे, आर अंडरगोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कि भाई हमारे जो अलग अलग प्रांत हैं वहां पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। यंग इंडिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा इंडिया यंग है। किसी स्टेट में एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी में जो अर्निंग वाली पॉपुलेशन है वो ज्यादा है यहां पर। ठीक है, इंडिया में ये रियलिटी अभी हमें देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो रहा है यहां पर, अगर हम एक तरफ बात करते हैं केरला तमिलनाडु जैसे देश, जैसे प्रांतों की, केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु की हम बात करें तो यहां पर ये वो राज्य हैं देश के जिन्होंने एजुकेशन पर, हेल्थ पर, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। केरला, तमिलनाडु, यहां पर क्या हुआ है, रिपोर्ट के अनुसार ये एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग स्टेट्स बन जाएंगे बाय 2036। इसमें वृहद लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी 2036 तक। जितने यंग लोग नहीं होंगे उससे ज्यादा वृहद लोग, वृद्ध लोग यहां पर जो हैं बुजुर्ग लोग होंगे। ठीक है, केरला तमिलनाडु में ऐसी रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, बिहार, यूपी, झारखंड। अब इन स्टेट्स में ज्यादा एजुकेशन नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट भी अच्छी नहीं है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। यंग पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। There is a huge young population over there in these states, including Bihar, Uttar Pradesh, and Jharkhand. Also,
देयर आर फ्यू स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहां पर बैलेंस्ड एजिंग प्रेशर है। यहां पर मतलब एजिंग पॉपुलेशन भी होगी और यंग लोग भी होंगे, तो इन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ है यहां पर, ठीक है। ये तीन सिनेरियो हमने देखे। कौन कौन से तीन सिनेरियो देखे? इंडिया में, इंडिया को माना जाता है, इंडिया के पास बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि इनकम कमाते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन रिपोर्ट ऐसा कह रही है कि स्टेट्स जो हैं वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रांत में, हर राज्य में यंग पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल केरला, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, वहां पर एजिंग स्टेट्स बन जाएंगे ये 2036 तक। यहां पर बुजुर्ग लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स, यहां पर यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स रहेंगे जहां पर बैलेंस्ड रहेगा, यंग पॉपुलेशन भी उतनी होगी, एजिंग पॉपुलेशन भी उतनी होगी, तो यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी के चलते जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया भाई, एडवाइजरी जारी करी। क्या किया? एडवाइजरी जारी करी। एडवाइस एक सजेशन, एडवाइजरी एक सर्कुलेशन निकाला, ठीक है। यूथफुल स्टेट्स को यहां पे इन्होंने कहा, जिनमें जो स्टेट्स यूथफुल हो जाएंगी, जिनमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, यूपी, बिहार, झारखंड, उनसे इन्होंने कहा कि भाई हैवीली इन्वेस्ट करो ह्यूमन कैपिटल में, हैवी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं के एम्पावरमेंट में, यहां पर बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसी यहां पर बात करी गई। पहली जो एडवाइजरी निकाली गई वो निकाली गई जो यूथफुल स्टेट्स हैं उन्हें इन्वेस्ट करना है हैवीली, किसमें? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और यहां पर दूसरी तरफ जो एजिंग स्टेट्स हैं, जिनमें एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यहां पर बात उन्होंने टर्म दिया है रैशनलाइज सब्सिडीज, कि भाई जो सब्सिडीज दे रहे हो उन्हें रैशनलाइज कर लो, ठीक है। अल्टीमेटली कम कर लीजिए उन सब्सिडीज को। क्यों कम कर लीजिए? क्योंकि आप पे पेंशन का कॉस्ट बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। टू अफोर्ड इंक्रीजिंग पेंशन कॉस्ट, जो पेंशन का कॉस्ट आपके ऊपर बढ़ने वाला है उसको रखने के लिए आप क्या कीजिए, सब्सिडीज को कम कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। यहां पर आरबीआई की ये गाइडलाइंस जो हैं जारी की गई यहां पर, ठीक है। अब यहां से दो बातें, दो आर्ग्यूमेंट्स यहां से निकलते हैं, ठीक है। कौन से दो आर्ग्यूमेंट्स यहां से निकलते हैं? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट निकलता है यहां पे सदर्न स्टेट्स का। जो दक्षिणी राज्य हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, उनको दो चीजों का सामना करना पड़ रहा है। सदर्न स्टेट्स हैव टू फेस टू थिंग्स। दे हैव टेम्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इन लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में करके रखा है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, जिसके कारण इनके पास दो दिक्कतें सामने आ गई हैं। वो क्या है? सबसे पहली, इनका जो सेंट्रल टैक्स का डिवोल्यूशन है वो कम है, जो फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो इन्हें टैक्स मिलता है वो कम है, ठीक है। दूसरा, अब डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन भी कम है, लेस पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, ये डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से हुई है। डिलिमिटेशन कमीशन वाली जो चीज है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर सदर्न स्टेट्स के पास ये दो डिलेमा है। पहला, सेंट्रल टैक्स का जो रेवेन्यू का शेयर है उनको वो प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन भी कम है, क्योंकि यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो ऐसा हो जाएगा अगर सिर्फ पॉपुलेशन पर यहां पर ध्यान दिया गया तो।
और हम फिर बात करें दूसरी तरफ नदर्न स्टेट्स की, जो नॉर्थ के जो स्टेट हैं, उत्तर के जो राज्य हैं, वहां पर क्या हो गया है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अभी। यहां पर क्या है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बट दिक्कत यहां पर है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम यहां पर अच्छा नहीं है, स्टैग्नेटेड है। ठीक है, डिक्लाइन कर रहा है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आपने भी देखा होगा ये। इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी यहां पर। ठीक है, ऐसे यहां पर बात करी गई। इसके अलावा यहां पर और क्या हो सकता है, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में क्या होगा, ऑटोमेशन आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जिसकी वजह से भी क्या होगा, जॉब लॉसेस यहां पर हमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो स्टेट्स हैं, नदर्न स्टेट्स, ये क्या हैं, वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल टू एजिंग बिफोर गेटिंग रिच। अमीर होने से पहले ही ये स्टेट जो हैं बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है, वृद्ध हो जाएंगे। यहां पर दोनों स्टेट्स जो हैं एक दिक्कत फेस कर रहे हैं। सदर्न स्टेट्स क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रही है, एजिंग लाइन में जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन भी कम हो रहा है पार्लियामेंट में, टैक्स का भी शेयर नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ नदर्न स्टेट्स की हम बात करें, पॉपुलेशन अच्छी है लेकिन एजुकेशन अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, कल्चरल लैग हो गया, ऑटोमेशन आ गया, एआई आ गया, तो यहां पर पैसा होते हुए भी बुजुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये बात यहां पर इस आर्टिकल में करी गई है। तो और इसके अलावा यहां पर बताया गया है, जो एजिंग है इंडिया में, एजिंग इन इंडिया, भारत में जब लोग बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, तो इट डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स वुमेन। अफेक्ट्स, सबसे ज्यादा यहां पर महिलाओं को दिक्कत फेस करनी पड़ती है, विमेन को डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज, डिसएडवांटेज यहां पर मिलता है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेटली विमेन जो है यहां पर अफेक्ट होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं, विमेन जो हैं दे ऑफन लिव लॉन्गर, एक तो इनकी जो उम्र होती है वो ज्यादा होती है लेकिन इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होते हैं, लिव लॉन्गर बट पजेस फ्यूअर, बहुत कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं इनके पास। फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, जो मैन होते हैं, मैन के कंपैरिजन में विमेन जो होती हैं वो ज्यादा लंबा जीती हैं। ठीक है, विमेन लिव लॉन्गर इन कंपैरिजन टू मैन, लेकिन विमेन के पास फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से एजिंग विमेन, बुजुर्ग महिलाओं को ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है हमारी कंट्री में। द ओल्डरली विमेन, एल्डरली विमेन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, विमेन जो है लेस पार्टिसिपेशन है, विमेन का लेस पार्टिसिपेशन है, कहां पर, वर्कफोर्स में। वर्कफोर्स में लेस पार्टिसिपेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, नो पेंशन, कोई पेंशन सिस्टम नहीं है, कोई पीएफ नहीं है, कुछ नहीं है विमेन के पास, विमेन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं हो पाते हैं यहां पर। इसमें अगर आगे देखें तो यहां पर डेमोग्राफिक, तो आरबीआई कह रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है,
जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यहां पर हो रहा है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हमें सिर्फ फिस्कल कंसोलिडेशन से काम नहीं चलेगा। जो आरबीआई की एडवाइजरी आई है उसमें सिर्फ फिस्कल कंसोलिडेशन कि वो भाई अपने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दें, वो भी करना है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ करना है। जैसे क्या करना है? जॉब क्रिएशन करनी है। भाई आप जॉब क्रिएट कीजिए, ये वे फॉरवर्ड है, ठीक है। जॉब क्रिएशन करना है, कहां पर जॉब क्रिएशन करना है? ग्रीन एनर्जी में, केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी आप सभी जानते होंगे, नहीं जान, बेबीज की केयर होती है, बुजुर्गों की केयर होती है, उसे उस वाली जॉब को कहा जाता है केयर इकोनॉमी, ठीक है। जेरिएटिक केयर जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ हेल्थ केयर को हमें मजबूत बनाना है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, पेंशन सर्विस को स्ट्रांग करना है, पेंशन सर्विस को जो है स्ट्रांग करना है। इसके अलावा ग्रेसफुल एजिंग की यहां पर बात करी गई है, ग्रेसफुल एजिंग कि जो ये एजिंग पॉपुलेशन है उसे ग्रेसफुल बनाना है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक जेरिएट्रिक केयर, कि जो जेरिएट्रिक केयर है उसके लिए पब्लिक फंड रिक्वायर्ड है। यहां पर आप आर्टिकल देखेंगे स्टार्टिंग में तो आपको दिख जाएगा, जो हेडलाइन थी वो क्या थी? इंडिया नीड्स पब्लिक फंडेड जेरिएट्रिक केयर। पब्लिक फंडेड एक जेरिएट्रिक केयर जरूरत है बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। यहां पर यही बात करी गई है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जाना है, हमने देखा 3 तरह की स्टेट्स हैं, एजिंग, यंग एंड द स्टेट्स विथ बैलेंस्ड पॉपुलेशन। इसके अलावा आरबीआई ने ये एडवाइजरी जारी करी। फिर उसके बाद यहाँ पर सदर्न स्टेट्स के पास क्या दिक्कतें हैं, नदर्न स्टेट्स के पास क्या दिक्कतें हैं, ये हमने देखा। तो इंडिया में विमेन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा और क्यों इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि पेंशन रिसोर्सेज नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फिस्कल कंसोलिडेशन से ऊपर उठकर हमें देखना है, यहाँ पर जॉब क्रिएशन पे ध्यान देना है, ग्रीन एनर्जी, केयर इकोनॉमी पे ध्यान देना है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पेंशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ग्रेसफुल एजिंग की बात करी है, यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि कहीं ना कहीं केयर इकोनॉमी जो है, बुजुर्गों की केयर में जो जॉब्स क्रिएट होती हैं उन जॉब्स को हमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करनी है। This was all in this article. Now moving ahead, next in the row, आप सभी जानते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 2015 में फाइंड किया गया था। इससे यूएसए ने क्या कर लिया है? एग्जिट कर लिया है। यूएसए हैज एग्जिटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब यहां पर हेडिंग क्या आई है, ठीक है, छोटी सी न्यूज है, ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है। हाउ विल यूएस एग्जिट अफेक्ट सोलर अलायंस? ये जो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यूएसए के एग्जिट का? तो यहां पर बात करी गई है बहुत छोटे शब्दों में, यूएस एग्जिट विल नॉट रियली हार्म द अलायंस फाइनेंशियली, क्योंकि यूएस जो है 1% ही फंड करता है। क्या कही जा रही है? यूएसए जो है फंडिंग देता है ओनली 1% टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो क्या है यहां पर? यहां से फाइनेंशियली इट विल नॉट हार्म, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएसए की फंडिंग की जो कैपेसिटी है वही कम थी यहां पर। मोस्ट सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया,
Most solar projects in India are driven by domestic demand. They are backed by long-term contracts with stable utilities and central agencies. दूसरी यहां पर बात करी गई है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में हम डिपेंडेंट नहीं है किसी फॉरेन एजेंसी पे. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएसए. हम किस पे डिपेंडेंट हैं? डोमेस्टिक डिमांड पर. डोमेस्टिक डिमांड पर हैं हम लोग. ठीक है, यहां पर यही बात करी गई है. सेंट्रल एजेंसीज, यूटिलिटीज, वो यहां पर ध्यान रखेंगी. आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वर्क्स एक्सटेंसिवली इन यूरोप एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज. व्हेन अ लार्ज इकोनॉमी लाइक यूएस स्टेप्स बैक फ्रॉम क्लाइमेट एंगेजमेंट, लीडर्स कैन टर्न कॉशियस. ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो ग्लोबल साउथ में किया जा रहा है. ग्लोबल साउथ, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन नेशंस जो हैं यहां पर बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो यूएसए इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में यहां पर बात करी गई है. ठीक है, जो हमें डोमेस्टिक प्रोजेक्शंस हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर बात करी गई है कि हमें अपने जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको बूस्ट करना होगा और ग्लोबल साउथ के टारगेट्स के अलोंग हमें चलना होगा, क्योंकि जो हमारा सोलर अलायंस है उसमें यूएसए की ज़्यादा फंडिंग नहीं है यहाँ पर. ठीक है, दिस वाज द आर्टिकल, वेरी स्मॉल आर्टिकल. इसके अलावा अपरोर इंटेंसिफाइज, गुस्सा प्रदर्शन बढ़ गया है. किसके खिलाफ? यूजीसी के जो नए इक्विटी रेगुलेशंस आए हैं उसके खिलाफ. क्या है भाई? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अपना एक इक्विटी रेगुलेशन लेकर आई थी. ठीक है, यूजीसी अपना एक इक्विटी रेजोल्यूशन लेकर आई थी. अब इस रेजोल्यूशन में क्या था, हम ऑलरेडी इस आर्टिकल को देख चुके हैं. कैंपसेस में यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कैंपस जो होते हैं वहां पर क्या होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे. बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं, सॉरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाएगा. ठीक है, यहां पर यह बात करी गई है. तो यूजीसी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए आई थी यहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो. यहां पर जो गाइडलाइंस आई थी 2012 की गाइडलाइंस को यहां पर रिप्लेस कर दिया गया था. 2012 में जो गाइडलाइंस आई थी उन गाइडलाइंस को यहां पर क्या किया गया था, भाई हमने ये गाइडलाइंस हटा दी और अब नई गाइडलाइंस जो है वो लेकर आए हैं. अब नई गाइडलाइंस में क्या आया है, यहां पर नई गाइडलाइंस में एससी, एसटी और ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र छात्राओं के प्रति अगर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की यहां पर बात करेगी कि बहुत कठोर पनिशमेंट यहां पर दिया जाएगा. ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्या बात करी गई, एक क्लॉज में सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज है, वो क्लॉज था यहां पर फॉल्स कंप्लेंट्स. अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट होती है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा. मतलब अगर फॉल्स कंप्लेंट हो जाती है तो उस केस में जिसने फॉल्स कंप्लेंट करी है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा यहां पर. ठीक है, तो यहां पर फॉल्स कंप्लेंट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. फॉल्स कंप्लेंट विल राइज, क्योंकि अब जो फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फॉल्स कंप्लेंट के केसेस यहां पर बढ़ जाएंगे. इसके अलावा इक्विटी स्क्वाड्स,
कि भाई ऐसे ग्रुप चलेंगे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, कॉलेजेस में, जो ये देखेंगे और प्रमोट करेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है इस यूजीसी का जो रेगुलेशन है, इसमें यहां पर जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, इनडायरेक्टली जनरल कैटेगरी के छात्रों को यहां पर बोल दिया गया है कि भाई आप विक्टिम हैं, नॉट विक्टिम, यू आर गिल्टी, कि भाई आप अपराधी हैं। यहां पर लोग जिस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसी बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर बोला गया है कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्हें यहां पर गिल्टी बोल दिया गया है कि आप एससी एसटी ओबीसी, बचा कौन? जनरल जनरल कैटेगरी के छात्र अल्टीमेटली गिल्टी हैं और उनके खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट भी होती है तो भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी को चलते हुए यहां पर यह बात करी गई है कि जो पूरे ये यूजीसी के रेगुलेशन है इसके खिलाफ एक रिट फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, रिट फाइल हुई है क्योंकि यहां पर बहुत एक कंट्रोवर्शियल मैटर जनरेट हो रहा है कि फॉल्स कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी यहां पर और कैंपसेस को कास्ट यहां पर इंटेंसिफाई कर दी जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल थिंग कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब ने यहां पर बात करी हमारे देश में कि उन्होंने बात करी कास्ट एनिहिलेशन की, कास्ट को खत्म ही कर देना चाहिए। गांधी जी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए इतना कठोर तप किया, कठोर प्रयास किए। हम बाबा साहब, गांधी जी दोनों ने इतने सारे संघर्ष किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, कास्ट हटाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम लोग कास्ट को स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट व्हाट वाज द विजन ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। ठीक है, यहां पर अब क्या हुआ है कि यहां पर एक रिट पिटीशन फाइल करी गई है। रिट पिटीशन फाइल कर ली गई है इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो रेगुलेशंस आई हैं 2026 की, उनके खिलाफ कि ये जो आप रेगुलेशन लेकर आए हैं ये कहीं ना कहीं समाज में कास्टिज्म को बढ़ावा देगा, प्लस इसमें कास्ट जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं फॉल्स कंप्लेंट का सिनेरियो जनरेट हो जाएगा, प्लस यहां पर वल्नरेबल बन जाएंगे जनरल कैटेगरी के लोग। ये था पूरा इस आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन। नाउ वेरी शॉर्ट न्यूज, हम जैसे कि जानते हैं 77th रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया कल। ठीक है, मंडे को हमारा 77वां गणतंत्र दिवस था। यहाँ पर हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको 150 वर्ष पूरे हुए, तो हमारा जो इस साल का थीम था वो भी था वंदे मातरम। इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसको भी यहाँ पर याद किया गया। प्लस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको याद रखनी है, अशोक चक्र दिया गया है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कैप्टन शुभांशु शुक्ला हमारे देश के पहले इंडियन बने जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। इस पराक्रम की कारण उन्हें अशोक चक्र दिया गया है, अशोक चक्र दिया गया है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यहां पर अशोक चक्र दिया गया है। अगर हम अशोक चक्र की बात करें, इट इज द हाईएस्ट ऑनर फॉर पीस प्रमोशन इन आवर कंट्री। ठीक है, अशोक चक्र बहुत हाईएस्ट एक हमारा ऑनर है यहां पर जो दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था वहाँ पर बैक्टीरियन कैमल्स भी आए, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स के टैब्लू को भी परफॉर्म करने का मौका मिला। यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ और ईयू के जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं वो एज अ चीफ गेस्ट हमारे यहाँ मौजूद थे। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड इन टुडेज क्लास। होप आप सभी को समझ में आया हो। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदर और एल्स यू कैन विजिट द ऑफलाइन सेंटर एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। बट डाउट मत रखिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।